नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। चुनाव का परिणाम अब आने वाला है, लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले अलग अलग गुट परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी की वजह एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी वजह है कि बूथ की रिपोर्ट जो आ रही है। एग्जिट पोल को तो ये लोग दरकिनार कर रहे थे कि एग्जिट पोल वाले हर बार अपने आंकड़े देने में असफल रह रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव से अब तक इनके एग्जिट पोल के सर्वे ने यह बताया है कि आपका एग्जिट पोल एक्यूरेट नहीं रहा, उसके आसपास भी नहीं रहता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान सारे एग्जिट पोल फेल हो गए थे। उत्तर प्रदेश में तो पूरा का पूरा मामला ही उलट चुका था। इस बार हरियाणा के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एग्जिट पोल के सारे दावे फेल हो गए। तो महाराष्ट्र और झारखंड में कैसे विश्वास करें, इसी बात के लिए चर्चा हो रही थी। लेकिन तब तक 288 सीटें जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहां से बूथ रिपोर्ट सब जगह आना शुरू हुआ, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एनालाइज किया गया, उससे ये पता चला कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं वो तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी ये सब मिलकर कम से कम 180 प्लस सीटें लाने वाले हैं, और अलग अलग आंकड़े जो उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार को चौंका रहे हैं, उससे परेशानी इस खेमे में बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को दिख नहीं रहा कि जिस तरीके से वोटिंग हुई, और इस बार की वोटिंग 66% से ज्यादा वोटिंग महाराष्ट्र के अंदर, और उसमें भी महाराष्ट्र में जो 66% वोटिंग हुई है उसका पैटर्न देखिए, पैटर्न भी अलग है। जिन क्षेत्रों में पहले ज्यादा वोटिंग होते थे उसमें थोड़े कम हुए हैं, और जिन क्षेत्रों में नॉर्मल वोटिंग होते थे वहां ज्यादा हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग हमेशा शहरी क्षेत्रों से थोड़ा कम हुआ करता था, लेकिन इस बार उल्टा ही हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई, क्योंकि इस बार जो नारा लगा था कि तुम्हें सुरक्षित रहना है तो एक हो जाओ, एक हो तो सेफ हो, ये नारे ने काम कर लिया। और जिस तरीके से उलेमा बोर्ड अपनी बात रख रहा था, नोमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, 268 सीटों की लिस्ट जारी किया था अघाड़ी के पक्ष में, और जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम संगठन सुपर एक्टिव मोड में आ गया था, जैसे कि लग रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव अघाड़ी नहीं लड़ रहा, महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है। उसके लिए प्रचार केवल राहुल गांधी नहीं कर रहे, शरद पवार नहीं कर रहे, बल्कि प्रचार करने के लिए सारे मस्जिदों के मौलाना सामने आ गए हैं। जितने मुस्लिम संगठन हैं उन सबको मैदान में उतार दिया गया है। ये चुनाव तो मुसलमान लड़ रहा है, और ये अवधारणा जब बनी महाराष्ट्र के अंदर, इसका प्रचार हुआ, पता चला कि देखो किन किन क्षेत्रों में, जहां औरंगाबाद जैसा क्षेत्र, जहां पर संभाजी नगर अब उसका नाम दे दिया गया है, वहां पर मुसलमानों के बीच जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग की चर्चा सिर्फ औरंगाबाद में नहीं थी, बल्कि उस मीटिंग की चर्चा कोल्हापुर में भी हो रही थी, नागपुर में भी हो रही थी, और उसकी चर्चा नासिक में भी हो रही थी। अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रसार किया गया, क्योंकि संघ ने भी इस बात की चर्चा की थी। 30,000 से ज्यादा बैठकें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की थी, और उन सब जगह पर यह बताया गया था कि देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम लोकसभा के दौरान आया और अभी विधानसभा का चुनाव है, इन दोनों के बीच के अंतर को समझिए। ये कुछ महीनों का गैप, ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र में पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई है। स्थितियां यह है कि आज हिम्मत हो रही है मौलाना बोर्ड को, उलेमा बोर्ड शर्त लेकर आ रहा है 17 मांगे, जिसमें उलेमाओं को पेंशन देना है, पैसा देना है, व्यवस्थाएं उसके अनुसार चलानी है, और सब कमिटियों में उनको जगह देनी है। ऐसी ऐसी शर्तें जो कि भारतीय जनता पार्टी अगर देख ले, उद्धव ठाकरे कैसे बर्दाश्त कर रहे थे ये पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर लाकर रखा जाए तो उसके नेता नजरें उठाकर देख नहीं सकते कि ये हिंदुस्तान है या इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है। ऐसी मांगे भी रख दी, यहां तक कि मीडिया के सामने कूद कूद कर आ रहा है, और सारे बड़े बड़े संगठन मुस्लिमों के हैं, वो ये नहीं देख रहा कि कैसे यहां पर
ओवैसी भी चुनाव लड़ रहा है, उसको भी मुसलमान कुछ वोट दे सकता है। यहां पर समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम कैंडिडेट है, वंचित बहुजन अघाड़ी के भी मुस्लिम कैंडिडेट है। मुस्लिम वोट इकट्ठा रहे इसके लिए सुपर एक्टिव मोड में है। यह उसी तरह का है जैसे लोकसभा चुनाव के समय इन लोगों ने वोट जिहाद किया था। ये केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि असम तक में देखिए, ये जो बदरुद्दीन अजमल जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ था, उस जगह से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, अजमल हार गया और 10 लाख से ज्यादा वोटों से, क्योंकि सारे मुसलमानों ने इसलिए कांग्रेस को वोट दिया असम के अंदर, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये छोटी छोटी पार्टियां संसद में जाकर मोदी के सामने खड़ा नहीं हो सकता, मोदी का चैलेंजर नहीं बन सकता, इसलिए इन पार्टियों के बदले कांग्रेस को ही वोट दो, राहुल गांधी को मजबूत बनाओ ताकि राहुल गांधी मोदी को हटा सके। ये अवधारणा थी इंडी अलायंस के लिए, इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये यही कर रहा है। और जब ये परसेप्शन बन रहा था तो धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो रहे थे और स्थितियां ऐसी बदली कि देखिए वोटिंग पैटर्न दिखा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 115 से 20 सीटें लेकर आएगी। और इसलिए जब बूथ रिपोर्ट सामने आई है तो भारतीय जनता पार्टी महायुति के खेमे में इस बात की चर्चा हो रही है कि अब 180 प्लस सीटें महाराष्ट्र के अंदर आएगी। और उद्धव ठाकरे के कैंप में बेचैनी यह है कि महाराष्ट्र में तो छोड़ दीजिए, मुंबई में भी उद्धव ठाकरे को 7-8 सीटें आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के लिए समस्या ये हो गई कि 15 से 20 सीटों के बीच अगर सिमट जाए उद्धव ठाकरे तो यह बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस और शरद पवार दोनों की स्थिति तो नाजुक है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो है उद्धव ठाकरे की। और उद्धव ठाकरे इसी बात के लिए छटपटा रहे हैं। 3 दिन से मीटिंग का दौर शिवसेना यूबीटी के अंदर चल रहा है, सिर्फ यही बात को लेकर कि क्या आगे हम इसी मुद्दे पर इसी गठबंधन के साथ चुनावी सफर का शुरुआत करें या फिर यहीं से स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि एक दिन पहले ही नाना पटोले सामने आ गए, कांग्रेस का अपना एजेंडा रख लिया कि अगर हमारे पास इतनी सीटें आ गई तो उसके बाद मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनेगा, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। यह बात सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल शिवसेना यूबीटी के लोग हुए और संजय राउत सामने आ गया, क्योंकि 2 दिन से संजय राउत की सबसे ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। सबसे ज्यादा नेता जो यूबीटी के हैं वो संजय राउत को ही गालियां दे रहे थे कि इसने ही पूरी कॉन्स्पिरेसी की, शरद पवार को मनाया। जो शरद पवार 2019 में कह रहे थे कि हम विपक्ष के साथ ही रहेंगे क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने के लिए, उस शरद पवार को संजय राउत ने मनाया और शरद पवार ने कांग्रेस को मनाया और फिर उद्धव ठाकरे की बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि आप गठबंधन केवल न तोड़ो बल्कि गठबंधन तोड़ने के साथ साथ आप पूरे विचारधारा को भी तोड़ दो, आप उस सेकुलर जमात में शामिल हो जाओ जहां से आपके लिए मुसलमानों का वोट भी लाया जा सके। और यही वजह थी कि संजय राउत इतने दिनों से जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, ये 2 चुनावों के परिणामों ने उसके खिलाफ एक शिवसेना यूबीटी के अंदर लहर पैदा कर दी है। अब ये लोग संजय राउत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और ये पहले भी 1-2 बार हो चुका था, इसलिए संजय राउत बीच में शांत हो गया था। लेकिन इसी वजह से अब उद्धव ठाकरे के लिए बैटिंग करना है तो जैसे ही नाना पटोले ने बोला, संजय राउत सामने आ गया कि राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि सीएम कैंडिडेट तो नाना पटोले को ही बना देते। ये संजय राउत की भाषा थी, ये भाषा नहीं होनी चाहिए थी। संजय राउत तो सीधे कटाक्ष नहीं करता बल्कि डंडा मारता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और शरद पवार के सामने इसकी गिग्गी बन जाती है। इसने कभी इस बात के लिए बैटिंग उद्धव ठाकरे के लिए नहीं की कि अगर कांग्रेस और शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी की शर्तें नहीं मानी तो अकेले हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। और यह चर्चा चल रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी में कि अगर हमने अकेले चुनाव लड़ा होता तभी भी मुंबई के अंदर कम से कम हमारा वर्चस्व होता। कोंकण, ठाणे, कल्याण की बात तो छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पर शिवसेना बटी हुई है तो शिंदे के साथ भी शिव सैनिक हैं। लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ते और पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे का इस्तेमाल हम लोग करते, हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आते तो अभी से बेहतर परफॉर्मेंस की संभावना थी। और इसी बात की चर्चा के कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। लेकिन
परेशान तो शरद पवार भी हैं। शरद पवार की परेशानी उनकी पार्टी को बनाए रखने के लिए है। अगर शरद पवार इस बीच चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, जो कि संभावना दिख रही है, तो फिर सुप्रिया सुले के कैरियर पर ब्रेक लग जाएगा। अजीत पवार ने पहले ही सोच लिया था कि अगर शरद पवार को छूट दे दी गई तो ये कभी भी हमें ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन सुप्रिया सुले को जिस तरीके से शरद पवार किसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में लाने की सोच रहे थे कि जैसे वो लगातार छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, गठबंधन कैसा भी हो, सहयोगी कैसा भी हो, केंद्र से लेकर राज्य तक अपने आप को एक बड़ा लीडर के तौर पर स्थापित करते रहे, और ऐसे लगा जैसे कि ये राजनीति के चाणक्य बना दिया गया है। वही स्थिति ये सुप्रिया सुले के लिए बनाकर जाने की सोच रहे थे, लेकिन इनके सपनों पर पानी फिर गया। और यही वजह है कि कांग्रेस और शरद पवार के बीच भी झगड़ा चल रहा है। शरद पवार ने राहुल गांधी को इसलिए फटकारा कि आप यहां पर आके जिस तरीके के मुद्दे बनाए उसमें हमारी पार्टी को भी नुकसान हुआ, चाहे वीर सावरकर का मुद्दा हो, चाहे आपने अडानी का मुद्दा उठाया, या फिर आपने हिंदुत्व और कांग्रेस के विचारधारा की बात की। इन सब से हमें भी परेशानी हुई है, इसलिए मराठों का समर्थन तक हमें नहीं मिला। ऐसे में अब अघाड़ी टूट फूट के कगार पर है। रिजल्ट आने का इंतजार है, और रिजल्ट के बाद जो गाली गलौज इसके बीच शुरू होने वाला है वो आगे आने वाले चुनावों के लिए नजीर बनेगा कि क्या कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करने की क्षमता रखती है या रीजनल पार्टियां कांग्रेस का साथ छोड़ देती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।